नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम HSSC एडवांस फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारी 12th क्लास होगी और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा भाई? ओसिलेशन होगा। इससे पहले हमारी 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि 11th क्लास के जो भी टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके HSSC के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारी 12th क्लास होगी, इसके बाद हमारी 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि हमारा टारगेट है कि भाई 24 क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम HSSC एडवांस फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 12th क्लास का, ठीक है भाई। इसके बाद हम 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल के ऊपर जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो HSSC एडवांस फिजिक्स के नाम से एक आपको, आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको सभी क्लासेज वहां पे एक साथ में मिल जाएंगे भाई, ठीक है भाई। आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जितनी भी हमारी क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। इसके साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि देखिए दोस्तों, आज 16 सितंबर हो गया है और क्लासेज तो इतनी जल्दी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि क्लासेज क्या है कि जर्नल वे में है कि आप कोई भी HSSC का एग्जाम देंगे तो वहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका एग्जाम है कि SI का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो हमारी 11th क्लास के कुछ टॉपिक हो जाएंगे और 12th क्लास के भी कुछ हो जाएंगे। इसके साथ में हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए एक PDF तैयार की गई है कि जिसके अंदर वही आपके हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल और इसके साथ में सब इंस्पेक्टर और 2019 में कलक का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर, हरियाणा ग्राम सेवक के अंदर, और अभी जो 2 महीने पहले जो भी पेपर हुए हैं, तो उन सभी में जो फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे जर्नल क्वेश्चन हो, तो उन सब की वही एक PDF तैयार की गई है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वो PDF आप जरूर लें, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको भाई आप रट के चले जाएं, या फिर समझ के, आपके पास अभी तो टाइम है 6-7 दिन का, तो उसको कंप्लीट आप पढ़ के चले जाएं। आपका फॉर्मूला, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर रिपीट हो जाएगा, जैसे कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, तो आपको वहां पर उस चीज का फायदा जरूर मिल सके, इसलिए हमने एक PDF तैयार की है। इसके आप नीचे आपको एक पट्टी चल रही होगी जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वहां पर संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो आपको मात्र कुछ पेमेंट, 40 रुपीज की पेमेंट है भाई, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। चलो भाई शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। आज हम पढ़ेंगे भाई ओसिलेशन, और इसके साथ में अगर देखा जाए तो ओसिलेशन एंड वेव, पूरे चैप्टर का नाम है ओसिलेशन एंड वेव, लेकिन ओसिलेशन पढ़ेंगे और वेव कब पढ़ेंगे? क्लास 12 पार्ट बी में। आज पार्ट ए डिस्कस करेंगे क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भाई एक टर्म बता रहे हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से सुने, कॉपी पेन उठा लें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जैसे कि आपको वर्ड दिखाई दे रहा है पीरियड से बना है भाई। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक ऐसा मोशन, देखिए आर्ट के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं, हम दोनों के लिए इतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हम आर्ट के स्टूडेंट हैं और हमें समझ में नहीं आएगा। तो हर बच्चे को समझ में आएगा, बस आप समझने की कोशिश कीजिए। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि कुछ समय के बाद अपने आप को दोहराता है, यानी कि अपने आप को रिपीट करवाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें कि पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितने दिन में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे में। तो अगर कई बार पेपर के अंदर पूछा भी जाए कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है भाई? 365 दिन भाई, और इसके साथ में क्या है? 6 घंटे। 6 घंटे यानी कि अर्थ का क्या है? टाइम पीरियड सूर्य के चारों ओर।
इतने टाइम में एक चक्कर को पूरा करती है और फिर अगले साल क्या करती है, फिर से 365 दिन और 6 घंटे में फिर पूरा करती है। और इस प्रकार अगर ये 4 साल चलता है तो 6 चौके 24 और फिर एक लीप ईयर आता है, कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। यानी कि पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, वो पीरियोडिक मोशन है भाई। ठीक है भाई। जैसे कि अपने पास घड़ी है तो घड़ी में क्या होता है भाई, हर 12 के पास जो घंटे की सुई है हर 12 घंटे के बाद फिर क्या करती है, फिर रिपीट करती है, फिर रिपीट करती है और फिर रिपीट करती है। तो यानी कि एक ऐसा मोशन जो कि कुछ समय के बाद, कम से कम टाइम जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं भाई। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, कितने दिन में भाई, 27.3 दिन में लगाता है। ठीक है। पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर घूमती है, कितने दिन में भाई, 24 घंटे में घूमती है भाई। तो 24 घंटे अर्थ का क्या, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर क्या हो जाएगा, उसका पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा। तो पहली टर्म सबको समझ में आई होगी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो कि अपने आप को कुछ समय के बाद दोहराता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में अगर हम बोले तो पीरियोडिक मोशन इज द दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम, और दैट्स इज द पीरियोडिक मोशन। भाई समझ में आया भाई। आगे की तरफ बढ़े। इसके बाद हमारी सेकंड टर्म होगी, क्या है भाई, ओसिलेटरी मोशन। दूसरा क्या है, ओसिलेटरी मोशन। तो ओसिलेटरी मोशन कौन से मोशन होते हैं भाई, तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ओसिलेटरी मोशन क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन होते हैं। क्या होते हैं भाई, ओसिलेटरी मोशन क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन होते हैं। और ये पूछा जाए कि पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी होते हैं, तो नहीं होते भाई। ठीक है। ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। अब ये मोशन कौन से होते हैं भाई, ये भी ऐसे मोशन होते हैं कि जो कि कुछ समय के बाद अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। लेकिन ये जो मोशन है, ये मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है। क्या होता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे भाई। ठीक है भाई। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन, अबाउट मीन पोजिशन। एक ऐसा मोशन जो कि क्या करता है, आगे और पीछे की तरफ चलता है लेकिन अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ता। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेते हैं, एक पेंडुलम आपने सुना होगा भाई, पेंडुलम सुना होगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास रस्सी है, रस्सी के हमने एक मास टाइट कर दिया, इनके बांध दिया और इस तरीके से कर दिया। अब इसको भी मास को इस तरफ लेके चले जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसका मोशन किस प्रकार होता है, एक बार हम इसको लेके यहाँ पे जाते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद ये वापिस यहाँ पे आता है, फिर ये इस तरीके से जाता है, फिर वापिस इस तरीके से यहीं पे आता है, फिर यहीं पे जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है। किसके अबाउट मोशन स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन के। ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन भाई। क्या हो जाएगा, ये मीन पोजीशन के अबाउट। जैसे कि आपने घड़ी देखी होगी भाई, घड़ी में क्या होता है, जैसे पुराने टाइम की घड़ी होती है, उनके नीचे एक मतलब क्या होता है, पेंडुलम टाइप में होता है, जो कि ऐसे हिलता रहता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, यानी कि मूव करता रहता है। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ओसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इसके साथ में पेंडुलम का है, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन होता है। इसके साथ में अगर कोई कहे कि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि स्प्रिंग नॉर्मल है, आप स्प्रिंग को क्या कीजिए, खींच लीजिए भाई, इस तरीके से भाई एक्सटेंड करेंगे और फिर छोड़ दो भाई, तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग इस तरीके से वाइब्रेट करेगा थोड़ी देर। तो ये मोशन क्या है, ये मोशन भी क्या है, ओसिलेटरी मोशन है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए कि पीरियोडिक मोशन एक समय के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, और ओसिलेटरी मोशन भी रिपीट करता है, लेकिन इसका जो मोशन है वो क्या है, टू एंड फ्रो, यानी कि मीन पोजीशन के अबाउट इसका मोशन रहता है। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि ओसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक मोशन होते हैं, तो वही होते हैं। और पूछा जाए कि पीरियोडिक मोशन ओसिलेटरी मोशन होते हैं, तो नहीं होते, जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप ये बात बताइए कि मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे कौन से दो फंक्शन हैं,
मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे कौन से दो फंक्शन हैं जो कि एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, जो कि एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो साइन और कोसाइन, साइन फंक्शन सुना होगा और कोसाइन फंक्शन सुना होगा। तो साइन और कोसाइन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि कुछ समय के बाद अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, कौन से होते हैं, हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन कौन से मोशन होते हैं, एक ऐसा मोशन होता है कि जो कि साइन और कोसाइन की टर्म में लिखा जा सकता है, एक ऐसा मोशन है जो कि केवल एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ऐसे मोशन जो कि साइन और कोसाइन, जो कि साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। अब किसी भी चीज के मोशन को दर्शाने के लिए हमें किसका सहारा लेना होगा, साइन और कोसाइन का। क्यों भाई, क्योंकि साइन की जो कम से कम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होती है, +1। यानी कि साइन ऑसिलेट करता है किसके बीच में, -1 और +1 के बीच में। और कोसाइन की भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, 1 होती है। तो फिजिक्स के अंदर जो भी मोशन जो हम दिखाएंगे, चाहे वो वेव का हो, चाहे वो ऑसिलेशन का हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, सब चीजों को हम किसकी फॉर्म में दर्शाएंगे, साइन और कोसाइन की फॉर्म में दर्शाएंगे भाई। ठीक है भाई। तो हार्मोनिक मोशन के अंदर हमें किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट लिखना है भाई। क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो एक इक्वेशन याद रखेंगे भाई, देखिए y = a sin ओमेगा टी। y क्या होता है, a sin ओमेगा टी। यानी कि हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर पेंडुलम से ले लेते हैं भाई, पेंडुलम से ले लेते हैं। ठीक है, y = a sin ओमेगा टी है। ठीक है, इसमें y क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। a अगर कोई पूछे कि a इसमें क्या है तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड है भाई। क्या है, एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है, ओमेगा इसके अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है भाई, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी भाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और t क्या है, टाइम है। t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को किसकी फॉर्म में दर्शाया जा सकता है, या तो साइन की फॉर्म में दर्शाया जा सकता है या फिर कोसाइन की फॉर्म में दर्शाया जा सकता है, कोस ऑफ दी ओमेगा टी भाई, कोस ऑफ ओमेगा टी। अगर कोई पूछे कि भाई देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करें कि ये क्या है, पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहां पर है। तो सबसे पहले टाइम क्या है, टाइम अभी तो 0 ही है। तो 0 टाइम के ऊपर इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है। तो अगर हम यहाँ t की वैल्यू 0 टेके तो साइन 0 यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 भाई। अब यहां पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये π/2 आ जाता है। ये क्या आ जाता है, π/2। π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना इसके अंदर एम्पलीट्यूड हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर वापिस आएंगे पाई के ऊपर, फिर -3 π/2 के ऊपर, और फिर दोबारा यहाँ पे 2π के ऊपर। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, ये यहां पर जाएगा, फिर वापिस आएगा, फिर वापिस आएगा, और फिर यहां पे आ जाएगा। तो इस टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को क्या हो जाएगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, और वही इसका क्या है, टाइम पीरियड है। तो बताइए कि इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड कितना है, 360, यानी कि 2π के बाद। आपको पता होगा साइन किस तरीके से होता है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन इसके बाद 360 के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए क्या है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है भाई, 360 डिग्री के बाद हो जाएगा। इसको नोट करें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। याद होगा आपको, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और 4 ऑप्शन दिए मिलते हैं, उसके अंदर हाफ k² होता है। क्या होता है, हाफ k² है, वो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि F = ky, F = ky, ये क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट है। क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। अब एग्जाम में पूछा जाता है इसकी भाई यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट बतानी है हमें। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब का सॉल्यूशन हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसको नोट करें।
इसके बाद दोस्तों छोटी छोटी टर्म है, पहले उनको देख लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली जो टर्म है टाइम पीरियड, क्या होता है द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि वो कम से कम समय जिसके बाद कोई मोशन अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, वो क्या होता है टाइम पीरियड होता है। और किससे डिनोट करते हैं इसको, टी से डिनोट करते हैं। कोई पूछे कि टाइम पीरियड की यूनिट क्या है, मापा किस में जाता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद एक टर्म हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, पेपर में कई बार पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है। अगर 10th तक की फिजिक्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, अगर इसकी यूनिट पूछे तो क्या होता है, आर्ट्ज होती है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, आर्ट्ज होती है। ठीक है, अगर जर्नल क्वेश्चन आता है तो, अगर एडवांस आएगा तो फिर तो इससे बात नहीं बनेगी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन हो जाते हैं आपके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने मोशन रिपीट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी किस चीज से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और होती क्या है, 1/में टाइम। अगर हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं म्यू = 1/t। और मापते किस चीज में है, 1/में में टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, पर सेकंड। क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम पीरियड यानी कि टी, मापते किस में है, सेकंड के अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का अपोजिट होता है। और टाइम का अपोजिट करेंगे तो 1/में में टाइम करेंगे तो टाइम को सेकंड में मापते हैं, और नीचे है तो ऊपर आएगा तो पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी पेपर में पूछा जाए तो यूनिट क्या है, आर्ट्ज है। और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है भाई, आगे की तरफ बढ़े। इसके बाद देखिए भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है एक टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज की क्लास से। एक वेव का चैप्टर हो रहेगा, क्योंकि वेव से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, हमने पीडीएफ में भी वो डाले हैं। अभी जो पीछे जो एग्जाम हुए हैं उसमें ऑसिलेशन एंड वेव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, सब पीडीएफ के अंदर आपको सोल्व मिलेंगे, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, जिनका एग्जाम अभी है वो पीडीएफ से कर लो भाई, पीछे के जितना भी। और 11th क्लास की हमने कंप्लीट करवा दी है, और 12th क्लास के न्यूमेरिकल और की पीडीएफ और 11th क्लास की क्लासेज सब हैं, यानी कि सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए एक टाइम के लिए। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम के लिए आप साथ साथ पढ़ते रहें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किस चीज से दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं भाई। और इसको क्या लिखते हैं हम, 2π म्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, 2π म्यू। और इसको लिखेंगे क्या, म्यू क्या होता है, म्यू तो 1/में में टाइम होता है, तो 2π क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, 2π/t हो जाएगा। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ये बात बताओ भाई, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या होगी, देखिए भाई ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 360 डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता तो मीटर के अंदर मापते हैं, और एंगुलर को किस में मापते हैं भाई, रेडियन के अंदर। किसके अंदर है, द रेडियन। और नीचे क्या है, टाइम, रेडियन पर सेकेंड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, तो रेडियन पर सेकेंड होगी। और यहां से अगर पर सेकंड की बजाय अगर कहे कि रेडियन हर्ट्ज लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं भाई, पर सेकंड को हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, तो रेडियन हर्ट्ज भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर के अंदर आपको दिया मिल जाए कि टाइम पीरियड दे रखा है, टी दे रखे आपको, तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि निकाल देंगे भाई। ठीक है भाई, ये हमारा हुआ। और पीरियोडिक फंक्शन हमने बताया कि एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर दें, अपने आप को रिपीट कर दें। पूछा जाए कि साइन फंक्शन कितने टाइम के बाद रिपीट होता है, साइन फंक्शन कितने टाइम के बाद रिपीट होता है, तो साइन का ग्राफ बना देते हैं भाई। कोई अच्छे से जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उनको तो पता होगा। और अगर 12th के अंदर अगर आपके पास फिजिक्स है, 11th और 12th का अगर आपकी साइंस स्ट्रीम है, तो अगर आपको ये ग्राफ नहीं आता तो फिर तो फिजिक्स को आप भूल ही जाओगे ना मैं। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए साइन का ग्राफ होता है भैया, ये क्या होता है 0, और साइन क्या होता है π/2 पे क्या होता है 1 होता है, और पाई के ऊपर क्या होता है 0 होता है, 3π/2 पे क्या होता है -1 होता है, और ये कितना है 2π होता है। साइन का ग्राफ यही होता है। अब बात बताओ कि मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हमने इक्वेशन क्या लिखी है, y = a sin ωt, y = a sin ωt। तो बताइए कि π/2 के ऊपर ये कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए हुआ, कितना हुआ, ए हुआ। फिर वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। 3π/2 के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया भाई, माइनस का 1 हुआ। और फोर्थ पे कितना हो जाएगा, 0। तो ये मोशन कितने टाइम के बाद रिपीट हुआ भाई, यानी कि यहां तक तो ये एक कंप्लीट हुआ, इसके बाद फिर से रिपीट हुआ, इसके बाद फिर से रिपीट हुआ, और इस तरीके से रिपीट चलता रहा। यानी कि साइन फंक्शन 2π यानी कि 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है। कोसाइन फंक्शन क्या करता है कि 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है। क्या पूछा जाए टेंजेंट करता है, नहीं करता, क्योंकि टेंजेंट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, तो नहीं हो सकता भैया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब आपको वहीं पर लेके चलते हैं जहां पे HSSC आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें जिससे आपको कंप्लीट आइडिया आए और कंप्लीट आपको नॉलेज मिले। लो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिए क्लासेस धीरे धीरे हो रही हैं क्योंकि ग्राम शिव की क्लासेस, ग्राम शिव पटवारी कनाल पटवारी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हरियाणा पुलिस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है, वो बिल्कुल ना देखें अभी, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जितना पढ़ रखे आपने उस चीज का रिवीजन करें। SI के लिए PDF तैयार कर दी गई है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक टर्म होती है भाई फेज। फेज क्या होता है, ठीक है, इसके बाद क्या होती है, एक फेज होती है टर्म। तो फेज देखिए भाई, हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं y अब तक हमने आपको बताया y a sin ओमेगा t। ये तो तब होती है जब हम स्टार्टिंग से, मोशन क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। अगर 0 से स्टार्ट ना हो तो साथ में इसके साथ क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इनिशियल फेज होता है। ठीक है, अगर मान लिया कि ओरिजिन जहां से 0 से हम स्टार्ट हो रहे हैं तो y a sin ओमेगा t। अगर कुछ डिस्टेंस पहले से हमारे पास, तो उसके लिए क्या है, पहले से हमारा कुछ फेज है, तो वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको ऐसा कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो साइन के साथ में जो भी कुछ दे रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे फेज क्या है, ओमेगा t प्लस के फाई। फेज वैसे ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि कंप्लीटली मोशन को डिफाइन करती है, कंप्लीटली मोशन को डिफाइन करती है, वो क्या होता है, फेज होता है। अगर आपके पास एक टर्म पूछ ली जाए इनिशियल फेज, क्या है इनिशियल फेज, तो कैसे, इनिशियल मीन्स टाइम t = 0, टाइम t = 0। जब टाइम 0 हो तो उस टाइम पे फेज कितना है भाई, तो टाइम t = 0 टेकेंगे, ये 0 आ जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, फाई नॉट लिख लो भाई, इसको क्या लिखते हैं, फाई नॉट लिखते हैं। तो इनिशियल फेज कितना आ जाएगा हमारे पास, फाई नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई नॉट आ जाएगा। क्लियर है। एक हम आपके पास पूछते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर आपको दे दिया जाए कि y = 5 sin 10π दे दिया जाए, और इसके साथ में 10πt दे दिया जाए, ठीक है, और प्लस में आपको दे दिया जाए 5, प्लस का क्या दे दिया जाए, 5। तो आप ये बात बताएंगे कि ये क्या है, ये बताना है आपको इसके अंदर क्या है। तो अगर हम आपके पास पूछे एम्पलीट्यूड कितना है भाई, यहाँ पे आप कहेंगे 5 है, कितना है, 5 है। अगर हम आपके पास पूछे यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये टाइम है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10π होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10π होनी चाहिए। इसके साथ में ये क्या है, इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज पूछा जाए तो कितना है हमारा पास, 5 आ जाएगा भाई। इनिशियल फेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर पेपर में पूछ सकता है कि इस तरीके से इक्वेशन दी मिलेगी आपको और बोलेगा कि इनमें से फेज कौन सा है, तो फेज आपको बताना है कि ये फेज होता है, ये टाइम के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इस प्रकार किसी भी इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको पेपर में दे दिया जाए कि एक ऐसी मोशन है जिसके अंदर एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है एंगुलर, 10 है, और इनिशियल फेज कितना है, 5 है। तो इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखेंगे, y = a sin, आपको याद रखना है ओमेगा t प्लस फाई। अब जो चीज आपको दे रखी है उनको आप रखते जाओ और अपना मोशन आ जाएगा, 10πt प्लस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल फेज हो जाएगा। इसको भी साथ साथ में नोट कर सकते हैं आप। और इसके साथ में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता चुके हैं। देखिए भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक बार इसको नोट करें फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे।
एक बार चेक कर लेते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 3 टर्म हम आपको बताएंगे, वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, उसी से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बताया कि जब मोशन 0 से स्टार्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, y से दर्शाते हैं भाई। y इज इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा टी। क्या होता है? a sin ओमेगा टी। मोशन कहां से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर इसके बाद हम आपसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी क्या होगी, तो दोस्तों हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पेपर में अगर पूछ लिया जाए वेलोसिटी की क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड से दर्शाते हैं, लेकिन होती क्या है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि ये कह सकते हैं रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करिए भाई इसको, डी बाई डी टी, और ये क्या है? ए साइन ओमेगा टी। क्या है? ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? एम्पलीट्यूड चेंज होगा, डिफरेंशिएशन आता है। डिफरेंशिएशन साइन का होता है हमेशा, क्या होता है? कोस होता है, और जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो भाई, क्या आ जाएगा? कोस ओमेगा टी। क्या आ जाएगा? कोस ओमेगा टी। और साथ में जो फंक्शन है वो भी आ जाएगा ए इंटू में ओमेगा, यानी कि ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी, कोस ऑफ ओमेगा टी। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। साइन के साथ में अगर अकेला टाइम है तो हम करते भाई कोस टी, और ओमेगा की जरूरत नहीं थी। अब इसके साथ में जो चीज है उसके साथ में डिफरेंशिएट तो करेंगे ही, और इसके साथ में जो चीज है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोस ओमेगा टी क्या आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें तो इसका हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं, आप लिख लें, क्योंकि आपको पेपर के अंदर सोल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना है भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सोल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। पेपर में सोल्व करने लगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ओमेगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आपकी क्या आ जाती है? वेलोसिटी आ जाती है। v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद तीसरी जो टर्म है हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना। और यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड, और सेकंड नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा जाए यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भाई। अब बताओ भाई, इसको डिफरेंशिएट करो भाई, इसको डी बाई डी टी ए ओमेगा इंटू में कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन होता है, तो ए ओमेगा एज इट इज लिखेंगे, और साइन ओमेगा टी, और ओमेगा और आ गया तो ओमेगा यहाँ पे लिख देंगे, और कोस का क्या होता है? माइनस का साइन ओमेगा टी होता है। तो ये बात बताइए कि ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। बताओ भाई ये क्या है? ए साइन ओमेगा टी क्या है? ए साइन ओमेगा टी तो वाई है, तो ये वाई आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? वाई आ जाएगा, इंटू में वाई आ जाएगा। ये तीनों टर्म एक बार ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसके साथ में वेलोसिटी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये भी इसको सोल्व करते हैं तो ये भी आता है। एक्सेलरेशन करते हैं तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। तीनों टर्म हमें याद रखनी है, और इन्हीं से हम क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी तो पेपर वाला पूछता ही है। ठीक है, अगर आपके पास ये दे दिया जाए कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है, हम ये कहें कि मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है। मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है? टाइम क्या होता है? 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होती है। यानी कि ये पेंडुलम से हम एग्जांपल बता रहे हैं, ये इसकी मीन पोजीशंस है। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, तो y कितना है? 0 है। अगर कोई पूछे वेलोसिटी क्या होगी भाई इस पॉइंट के ऊपर, तो वेलोसिटी बताइए y 0 है, y 0। ए स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? v मैक्सिमम आ जाएगी ए ओमेगा। ये कब होगी? जब ये यहां से जाएगी और इस पॉइंट से पास करेगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों चीजें हमें समझ में आ गई,
और इसके साथ में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। एक बार ये आप नोट करें, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार निकालेंगे हम। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद हम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, और इसके साथ में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और इसके बाद में तीसरी एनर्जी है टोटल एनर्जी। क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी क्या होती है। तो तीनों आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाएंगे, आपको तीनों के आपको लिखना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है वैसे, यानी कि जो कि पोजीशन की वजह से हो, एक ऐसी एनर्जी जो कि किसकी वजह से हो? पोजीशन की वजह से हो। तो पोजीशन क्या थी भाई बताइए? ए साइन ओमेगा टी। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बताओ भाई, क्या निकाली थी हमने यहाँ पे? ओमेगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। बताओ भाई जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ के वाई स्क्वायर। क्या होती है? हाफ के वाई स्क्वायर। याद रखें भाई, हाफ के वाई स्क्वायर क्या होती है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? जो कि मोशन की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी आपको दे रखी है, एम इंटू में क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी? ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और ये जो ये k है और ये क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर है। तो एक साथ में ये भी लिख लो कि k की वैल्यू क्या होती है? एम ओमेगा स्क्वायर होती है। क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर होती है। और यहां से k बाई एम अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। वैसे हम इसको सोल्व करके बता सकते हैं, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, बहुत लंबी टर्म हो जाएगी और इतना आपको करना नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और v की वैल्यू हमने निकाली है ओमेगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों का यहां से डायरेक्ट बता रहे हैं, वैसे तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं k की वैल्यू क्या होती है? एम ओमेगा स्क्वायर होती है। और k बाई एम क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट k बाई एम होती है। तो यहां से अगर पूछा जाए कि एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे? k इंटू में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब पेपर में हर बार पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब की बार अगर पूछ लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे? हाफ के ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ए क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। टोटल एनर्जी क्या होती है भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर, फिर इसको सोल्व कर लो, हाफ के वाई स्क्वायर, फिर इसमें पोटेंशियल जोड़ दो भाई, हाफ के वाई स्क्वायर, दोनों को कैंसिल कर दो, क्या बचेगी? हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर क्या बचेगी? हमारी टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो हाफ के वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पूछे तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टोटल एनर्जी पूछे तो हाफ के ए स्क्वायर। और ए याद रखना क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कितना ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो क्या है? ए है। ठीक है, इसको नोट करें और फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। स्प्रिंग के बारे में बताएंगे कि स्प्रिंग को हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात बताइए कि जैसे कि हम यहाँ पे पेंडुलम ले लेते हैं, छोटा सा एक पेंडुलम है, ये इसको इस तरीके से ऑसिलेट करता है। तो ये बात बताइए कि इस पॉइंट के ऊपर, ये मेन पोजीशन है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या काइनेटिक एनर्जी? तो देखिए हाइट पोजीशन की वजह से हो रहा है, तो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर किसी बॉडी की सारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, नीचे की तरफ आती है पोटेंशियल एनर्जी घटती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इस पॉइंट के ऊपर सारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और फिर इस तरफ जाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे फिर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है कि हर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, और किसी पॉइंट के ऊपर जोड़ने की कोशिश कर लो,
एनर्जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, आपके ए स्क्वायर होगी। क्या होगी, आपके ए स्क्वायर होगी। अब नोट करो भाई इसको। ठीक है भाई, अब 5 से 6 ऐसे फॉर्मूले लिखवाएंगे जिनको आपको डायरेक्ट नोट करना है और फिर उसी के हिसाब से, क्योंकि पेपर के अंदर वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए तो देखिए बोर्ड की क्लासेस के हिसाब से अगर हम चले हैं तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी, 6 से 7 घंटे एक चैप्टर के अंदर हो जाते हैं। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने हैं उनके, हम करवाएंगे आपको, आप एक बार लिखना, ठीक है। तो देखिए भाई, स्प्रिंग का हम केस बता रहे हैं। सबसे पहला जो हम करते हैं वो क्या है, स्प्रिंग का बता रहे हैं। अच्छा, स्प्रिंग होता क्या है भाई, स्प्रिंग किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है भाई, ठीक है। इसमें क्या है भाई, एक मास है, एम मास है। इसको क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा देते हैं भाई। वैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कितना हो जाता है, वाई इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वाई क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से फिर ये वापिस इस तरफ आने की हम छोड़ देते हैं, यहां से ये वापिस आने की कोशिश करेगा। कौन सा फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच लो भाई अपनी तरफ, फिर छोड़ दो तो फिर वो वापिस उसी पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। कौन से फोर्स से, रेस्टोरिंग फोर्स से। कौन से फोर्स से, रेस्टोरिंग फोर्स से। तो एक लॉ है कि रेस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए भाई, ये जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट हम यूज करते हैं। कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, माइनस के के वाई। अब माइनस क्यों यूज किया भाई, देखिए फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमेशा क्या यूज कर रहे हैं, माइनस का। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म बिल्कुल याद रखो भाई, ये के क्या है, के क्या है भाई, फोर्स कांस्टेंट। क्या है, दी फोर्स कांस्टेंट। पेपर में पूछा जाता है इस फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। पेपर में हर बार पूछा जाता है, बहुत बार तो हमने देखा है कि के की यूनिट क्या है, इसके फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी भाई। तो बताओ भाई, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। हमने कहा है F इक्वल टू के वाई, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अपॉन में वाई। बताओ फोर्स को किस चीज में मापते हैं, न्यूटन के अंदर मापते हैं। किसके अंदर, न्यूटन के अंदर। और डिस्प्लेसमेंट को मीटर के अंदर, तो न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा, इस के की फोर्स कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। इसके बाद पूछा जाता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई, फोर्स का बताओ भाई। सीधा इतनी क्लास पढ़ने के बावजूद हम बता सकते हैं M1L1T-2 अपॉन में क्या है, लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा, M1 L0 और T-2। तो ये कई बार पूछा जाता है। इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है भाई। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही इंपल्स का होता है। कई बार पेपर में पूछा गया, ग्रामस्यू के पेपर में पूछा गया था, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। और फोर्स कांस्टेंट की यूनिट भी पूछी जाती है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अब ये इतना जोर दे के हम बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल के पेपर में ये एज इट इज आपको, कल मतलब कि जो भी आपका पेपर होगा उस पेपर में एज इट इज लिखा मिलेगा और फिर हम इस क्लास का स्क्रीनशॉट डालेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो पढ़ाया है वही आया है। ठीक है, अभी तो अब विश्वास नहीं करेंगे, अभी सोच रहे होंगे कि हो जाएगा, काम चल जाएगा, क्या नाम है, लेकिन एज इट इज उठा के देता है। तो पहला क्या हो जाएगा अभी आपका, स्प्रिंग में क्या है कि फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इक्वल टू माइनस के वाई है, और के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और के की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, अब स्प्रिंग पढ़ेंगे। स्प्रिंग जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे क्योंकि लंबी क्लास हो गई। ठीक है, और इसके बाद एक वेव की क्लास भी कल ही डाल देंगे, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए, स्प्रिंग के बारे में बता दिया, फोर्स कांस्टेंट। कई बार स्प्रिंग का ये टाइम पीरियड पूछता है भाई,
कई बार स्प्रिंग का क्या पूछता है, ये टाइम पीरियड पूछता है। ये m क्या है, मास है, इसका टाइम पीरियड पूछता है, यानी कि कितने टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, 2 पाई बाई क्या होता है, ओमेगा होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। पेपर में ये भी पूछ लेगी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा, फिर 2 पाई बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 4। तो आपको क्या याद रखना है, 2 पाई बाई ओमेगा इसका फॉर्मूला होता है। अभी हमने बताया था के की वैल्यू क्या होती है भाई, एम ओमेगा स्क्वायर होती है। यहां से हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली थी, अंडरूट के बाई एम। तो बताओ भाई यहां पर अगर इसको पुट करने की कोशिश करें तो इसका उल्टा कर दो भाई, 2 पाई एम बाई के, 2 पाई एम बाई के। तो पेपर में पूछा जाए स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, तो याद रख लो भाई, सीधा सीधा बता रहे हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई इंटू में एम क्या है, मास है, और के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अकेला फोर्स कांस्टेंट से फोर्स मत समझ लेना, के की को हम क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं भाई, ठीक है भाई। या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, वो भी लेंथ का ही सेम ही डायमेंशन होता है दोनों का। तो ये याद रहेगा। पेपर के अंदर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है कि बताइए भाई टाइम पीरियड बताओ, अगर एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम है, और जिसका के दे रखा है, के भी कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। के भी क्या दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। तो उसका क्या आ जाएगा भाई, तो 2 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पाई उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप इन सबको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर स्प्रिंग के बारे में हमें ये पता चला कि के बाई एम है, इसके बाद अगर हम इसी स्प्रिंग को, ये इस तरीके से हमने स्प्रिंग को किया है ओरिजेंटल में, अगर हम इस स्प्रिंग को इस तरीके से करते हैं, अगर इस स्प्रिंग को हम इस तरीके से एक मास यहां पे अटैच करते हैं, तो क्या होता है कि ये नीचे की तरफ आ जाता है। क्या होता है भाई, ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, कुछ लेंथ बनेगी भाई। क्या बनेगी, कुछ लेंथ बनेगी। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या लगेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। और वही क्या होगा, वही रेस्टोरिंग फोर्स होगा। अब की बार हम नहीं खींच रहे स्प्रिंग को, ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ। तो उसके लिए टाइम पीरियड का क्या फार्मूला हो जाएगा, इस तरीके से जो स्प्रिंग है उसके लिए 2 पाई अंडरूट एम बाई के क्या होता है भाई, के तो फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ हुई भाई, मान लिया एल लेंथ हुई। फोर्स क्या है, ग्रेविटी की वजह से मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में क्या हो जाएगा, जी। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडरूट एम बाई एम जी इंटू में एल हो जाएगा। एम से एम कैंसिल, 2 पाई अंडरूट एल बाई जी। याद रह जाएगा भाई। अगर स्प्रिंग इस तरीके से ओरिजेंटल डायरेक्शन में 2 पाई एम बाई के, और अगर इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडरूट एल बाई जी। दोनों फॉर्मूले नोट करो, और फिर हम 2 फॉर्मूले और लिखाते हैं आपको। इसके बाद अगर कोई भी 2 स्प्रिंग हैं, अगर वो सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिए जाएं, किसके अंदर कनेक्ट कर दिए जाएं भाई, सीरीज के अंदर, और दूसरा क्या है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिए जाएं, तो उनके फोर्स कांस्टेंट, उनके टाइम पीरियड किस प्रकार होंगे। तो पहले तो दोनों देख लो भाई, ठीक है भाई। ये 2 स्प्रिंग है, ठीक है। इन दोनों स्प्रिंग के जो फोर्स कांस्टेंट क्या है, इसका है K1 है, और इसका क्या है, K2 है। ये क्या है, m क्या है, मास है, और ये नीचे की तरफ अटैच कर रखा है भाई, ठीक है। तो पूछा जाए इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, सीधा पूछा जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडरूट एम बाई के। क्या होता है, एम बाई के। अब की बार क्या है, 2 स्प्रिंग है, तो के क्या होगा भाई, इसका K1 है, इसका K2 है। तो सीधा याद रखेंगे, ज्यादा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, कि इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू K1 प्लस K2। यानी कि जो पैरेलल के अंदर, ये क्या है, पैरेलल के अंदर है जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं भाई। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। फॉर्मूले बहुत ज्यादा लगते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जब सोल्व करते हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, K1 और K2 दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होंगे भाई, ऐड होंगे, ये याद रखो। दूसरी बात,
अगर मान लिया कि दो स्प्रिंग जोड़े हुए हैं, दो स्प्रिंग, एक ये स्प्रिंग है, एक दूसरा स्प्रिंग है भाई, दोनों को जोड़ के एक नीचे मास अटैच कर दिया। कितना अटैच कर दिया? एक मास अटैच कर दिया। तो क्या हुए भाई? ये सीरीज के अंदर हो गए, एक रास्ता है तो सीरीज के अंदर हो गए। तो इस टाइम पे इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा? तो इसका क्या है? K1 है और इसका क्या है? K2 है। तो याद रखेंगे इसका जो टोटल का जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। याद रखें भाई ये। अगर मान लिया कि कोई भी सीरीज के अंदर स्प्रिंग जुड़े हुए हैं तो उनका फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाता है? K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। अब टाइम पीरियड बताओ भाई। 2 पाई अंडर रूट m बाई k की वैल्यू क्या है? K1 K2 K1 प्लस K2। तो ये नहीं हो जाएगा भाई आपका, ये K1 K2 है भाई, याद रखेंगे। ठीक है। अब पेपर में दे दिया जाए एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट 5 है, दूसरा कितना है? 10 है। 5 गुणा 10, 5 प्लस 10 15, K की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, इस ये मास दे रखे है, मास दे रखा है तो मास और K निकल जाएंगे तो 16 हो जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के दोनों फॉर्मूले नोट करें। लगभग हम क्लास को आखिरी तक लेके आ चुके हैं, बस एक चीज और आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हो जाता है कई बार, जिनके पास साइंस नहीं है उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और किसी के पास साइंस है और उन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो बताया जा रहा है उसको डायरेक्ट नोट करें, क्योंकि आपको तो एग्जाम तक पढ़ना है, एग्जाम तक आपको याद रह जाते हैं तो कुछ प्लस पॉइंट मिल जाए। क्या पता साइंस में कुछ प्लस पॉइंट मिल जाए तो और सब्जेक्ट में तो सभी एक साथ चलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए एक छोटी सी चीज और बताते हैं कि अगर हमने कहा कि सीरीज के अंदर हमने जोड़े तो क्या थे? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में K1 K2 इंटू में K1 प्लस K2। पेपर के अंदर कभी दे दिया जाता है कि दो स्प्रिंग हैं जिनके फोर्स कांस्टेंट क्या है? सेम है। क्या है? फोर्स कांस्टेंट दोनों के क्या है? सेम है। K इसका है और K इसका है। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? तो इस टाइम पे हम यहीं पे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? m इंटू में कितना हो जाएगा? 2K इंटू में क्या हो जाएगा? K1 K2 को करेंगे तो K स्क्वायर, K से K कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट 2m बाई क्या हो जाएगा? K आ जाएगा। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है और बड़ी स्टेटमेंट बना देगा कि दो स्प्रिंग हैं जिनके फोर्स कांस्टेंट K सेम है, दोनों के K और K हैं, और नीचे एक मास हमें नीचे सस्पेंड कर रखा है। तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। फॉर्मूले में क्या है कि K1 K2 की वैल्यू क्या पुट करनी है? सेम पुट करनी है। K1 K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K पुट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है, ये जितना भी जो कुछ पढ़ा है, ये क्या है कि एक अनडैम्प्ड है, यानी कि किसी का एम्पलीट्यूड कम नहीं होता भाई। टाइम के साथ किसी भी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को किसी हवा के, जैसे कि कोई एयर की रेजिस्टेंस हो जाए या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम करने लग जाए तो क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। जैसे अपने यहाँ पे भाई एक क्या है, रस्सी से भाई कुछ मास को हम सस्पेंड कर देते हैं और इस तरीके से छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? वो रुक जाता है, आके मतलब स्टॉप हो जाता है। तो क्या है? एयर का रेजिस्टेंस आसपास। तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाते हैं। अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो अनडैम्प्ड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कौन से होते हैं भाई? एक ऐसे ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटने लग जाए। ऐसे ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटने लग जाए तो उनको क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं भाई। और वो घटता किस प्रकार है? वो डैम्पिंग फोर्स लगता है भाई। इनके ऊपर क्या लगता है? एक डैम्पिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है? डैम्पिंग फोर्स।
और ये डैम्पिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है भाई। किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी के ऊपर। अगर बाहर की वेलोसिटी हवा ज्यादा होगी तो क्या होगा? उतना ही ज्यादा डैम्पिंग हो जाएगी और ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा भाई। तो किस पे डिपेंड किया भाई? वेलोसिटी के ऊपर। तो डैम्पिंग फोर्स भाई, तो डैम्पिंग डी लिख देते हैं भाई। डैम्पिंग फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, वो कितना है? माइनस का बीवी। अब ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है उसी तरीके से डैम्पिंग फोर्स क्या हो रहा है? डैम्पिंग क्या है उसका? ऑसिलेशन क्या होता है? कम होता जा रहा है भाई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बीवी माइनस के बीवी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया कि माइनस का निशान ले लिया भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए, ये बी क्या है? ये बी है डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। पेपर के अंदर पूछा जाएगा इस डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या है? इन डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या है? यूनिट आप बता दो भाई। तो डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी भाई? बताओ भाई क्या होगा? फोर्स अपॉन में वेलोसिटी। फोर्स को किस चीज में मापते हैं? न्यूटन में। वेलोसिटी को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो न्यूटन पर मीटर और क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगी। कई बार पूछा जाता है। उसी प्रकार हमने बताया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? के वाई है। क्या है? के वाई है इज इक्वल टू के वाई है। तो के की यूनिट क्या है? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को न्यूटन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट को मीटर के अंदर, न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकता है और इसका यूनिट भी पूछ सकता है। उसी प्रकार डैम्पिंग कांस्टेंट की क्या हो जाएगी? नीचे वेलोसिटी आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड भाई। ठीक है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ भाई। न्यूटन का क्या हो जाएगा? m1L1t-2 और इसमें वेलोसिटी का क्या होता है? Lt-1। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, m1L0t-1 क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। इतना ही हमें पढ़ना था, जिसके अंदर हम ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर और नहीं, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर। जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं सबको एक अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना भाई, ताकि आपको बाद में ये याद जरूर रह जाए। इसके साथ में और ऐसी कोई चीज इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो एक अगर पूछा जाए पेपर के अंदर, एक छोटी सी चीज और लास्ट बता देते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। देखिए ओमेगा की वैल्यू हमने आपको बताई। ओमेगा की वैल्यू हमने आपको बताई। ओमेगा क्या होता है? √k/m होता है। क्या होता है? k/m। तो ये तो क्या होता है? ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है भाई। इसको क्या लिखते हैं हम? 2πμ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2πμ लिखते हैं k/m भाई। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/2π इंटू में क्या हो जाएगा? k/m। कई बार पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि भाई फ्रीक्वेंसी बताओ। फोर्स कांस्टेंट आपको दे रखा है और मास दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फॉर्मूला आपके सामने है। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारी ये क्लास समाप्त होती है। ऑसिलेशन की जितने भी जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं पीछे HSSC के, सब क्वेश्चन आज की क्लास में आ चुके हैं और आगे जो पेपर होंगे उसके अंदर भी आज की क्लास से ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ हमने छोड़ा नहीं है भाई इसके अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे, सब चीजें आपकी सोल्व हो जाएंगी आज की क्लास के जो भी फॉर्मूले हैं उनसे। नेक्स्ट क्लास में हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और वेव का कंप्लीट, जैसे ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उन सबको कवर करेंगे। पार्ट बी करेंगे क्योंकि 12 क्लास में कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन एक पार्ट और लेंगे तो पार्ट बी करेंगे और फिर 12 क्लास में और 12th क्लास की करेंगे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहे हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लास्ट इन्फॉर्मेशन वो हम बता चुके हैं कि अगर आपको फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट जो फिजिक्स के सॉल्यूशन की जो पीडीएफ चाहिए, जो पेपर में पूछे, पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको एक नंबर दिया होगा नीचे, उसके ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, इसके साथ में ग्रामशिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के भी नोट्स मिलेंगे
कोऑपरेटिव सोसाइटी की हमारी चैनल के ऊपर क्लासेस चल रही हैं जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। स्पेशल सब्जेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं हम। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया जीके हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इंडिया जीके और संविधान में हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाएं और कोऑपरेटिव HSSC कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको वहां पर क्लासेज मिल जाएंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें भाई। धन्यवाद।